सीएनबीसी आवाज की इस खास मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। सीएनबीसी आवाज 10 साल पूरे कर रहा है और अब हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम देश के कोने कोने में जाएं और बचत, निवेश, फाइनेंस के जो बहुत सारे मुद्दे हमें और आपको इम्पैक्ट करते हैं उन पर एक चर्चा शुरू की जाए। न सिर्फ बड़े महानगरों में बल्कि छोटे शहरों में भी जाने की हमारी कोशिश है और कोशिश है कि वहां पर भी ये बातें सामने निकल कर आए, जिससे आपको मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। और इसी मुहिम में हम पहुंचे हैं आज गाजियाबाद IAMR, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो इन युवाओं की क्या एस्पिरेशंस हैं, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे टू वेल्थ के आलोक रंजन और वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रस्तगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ पर MBA स्टूडेंट्स हैं, वो अगले 1-2 साल में कमाई शुरू करेंगे। तो सवाल अब ये है कि जो निवेश का एक बेसिक शुरुआत है वो कैसे की जानी चाहिए। आलोक बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जब आप अर्निंग शुरू करते हैं तो लाइफ में सेविंग तो एज ए हैबिट आपको शुरू करनी पड़ेगी। और सेविंग की हैबिट, कोई भी आदत हो, वो धीरे धीरे लगती है। तो जितना जल्दी उसे स्टार्ट कर दें उतना अच्छा है। और इस केस में खासकर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स फाइनेंस के कोर्सेज में पढ़ते होंगे। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर कंपाउंडिंग का असर पड़ता है। कंपाउंडिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करें सेविंग्स की उतना अच्छा है। मेरे ख्याल से 20-21 साल की उम्र में अगर आप लोग नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे तो उसी समय आप चाहे 10% ही हो, 20% ही हो, आप सेविंग जरूर करें और उस सेविंग को मीनिंगफुली इन्वेस्ट करें। अब मीनिंगफुली इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें रिस्क आप कितना ले सकते हैं और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप फिर इन्वेस्ट करें। तो मैं एडवाइस ये करूंगा कि आपको शुरू में इक्विटी को जरूर समझना चाहिए और इक्विटी प्रोडक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शुरू में इक्विटी रिस्की होता है, लेकिन कम उम्र में रिस्क लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप गलतियां भी करेंगे तो उससे सीख सकते हैं और आगे चल के अच्छा करेंगे। तो इक्विटी प्रोडक्ट्स और बाकी चीजों में भी आप शुरुआत कर सकते हैं और उस हिसाब से जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा है। कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट है जहां से हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, और जब पहली सैलरी आए अगर निवेश का मन है तो करें क्या? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आप कितना भी कमाएं, अपने एस्पिरेशंस को इस हिसाब से रखें कि 10 से 20% बचत जरूर करनी चाहिए, चाहे कमाई कितनी भी कम हो। और दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट इतना जरूर होना चाहिए कि वो आपके लाइफ में कोई डिफरेंस लाए। वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि पैसा आए या जाए कोई अंतर नहीं पड़े, और इतना बड़ा भी शुरू में नहीं होना चाहिए जब आपको समझ बहुत ज्यादा नहीं है कि अगर उसमें लॉस हो तो आपको ज्यादा असर पड़े। तो कहने का मतलब कि इट शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ, और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी 20% आपकी सैलरी का हो सकता है। 20-21 साल की उम्र में अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो 20-25% अगर आप बचाएं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। हेमंत, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो निवेश, जैसा मैं आलोक से भी पूछ रही थी कि निवेश शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या एक मिनिमम अमाउंट जरूरी है, या फिर हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग? कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए हमें जिसके लिए निवेश करने से पहले, चाहे वो डीमैट अकाउंट जैसी ही चीज क्यों ना हो? देखिए, जहां तक निवेश का सवाल है, निवेश करने से पहले हमें सेविंग करनी पड़ेगी, यानी हमें पैसा बचाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस नहीं समझते। हम थोड़ा पैसा बचाते हैं, हमको लगता है हमने थोड़ा पैसा बैंक में डाल दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने कुछ पैसा बचा के रखा है। और इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मतलब दैट मनी हैज टू वर्क फॉर यू। जो मेहनत आपने पैसा कमाने के लिए की है, अब वो पैसे को भी कुछ मेहनत आपके लिए करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ सेविंग्स की जरूरत है। सेविंग्स कैसे आएगा? सेविंग कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन करने से आएगा। जैसे अभी अगर हम इनकी स्टेज देखें, जब भी ये जॉब करना शुरू करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सबसे पहला उनको लगेगा कि अभी बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जो पैसा मिलना लगा है हमें को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इसको। उसमें कोई बुराई नहीं है, आपने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचे, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन कुछ हद तक इनकी पर्सनल सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी ने स्टडीज के लिए लोन लिया हो, वो रिपे करना हो, या फैमिली को सपोर्ट करना हो, वो करना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पैसा ये बचा के रखें। अब बचाएं कैसे? बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बजटिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कितनी इनकम है आपके पास, कितने एक्सपेंसेस हैं आपके। और मेरा हमेशा ये मानना है
कि एक्सपेंसेस के बाद आप बचत नहीं कर सकते। आपको पहले अपने लिए कुछ पैसा बचा के रखना है। जैसे बात की 10 या 20% वो आप रखिए, फिर अपने एक्सपेंसेस की बात कीजिए, वहां से जो पैसा बचेगा फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक बहुत सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपने जो पैसा बचाया है वो पैसे को डायरेक्शन कैसे मिले, वो डायरेक्शन मिलेगा अगर आप एक अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। जैसे हम कुछ भी लाइफ में करते हैं उसको हम प्लान करते हैं। चाहे इन्होंने अपनी एजुकेशन की, बच्चों ने यहां तक, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान किया हम क्या करना चाहते हैं, वो यहां तक पहुंचे। उसी तरीके से पैसे को भी इनको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब यह है कि हम जो पैसा बचाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। गलती हम क्या करते हैं कि जो भी पैसा हमको मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा हम बिना कुछ सोचे समझे हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी किसी ने कहा कि इक्विटी अच्छा है तो हम बोलते हैं कि चलिए इक्विटी में लगा दीजिए, आज इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है। किसी ने कहा कि अभी डेट में अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, वहां पे लगा देते हैं। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या करना है, हमने देखा नहीं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने जो भी गोल्स हैं आपके, उस पैसे से आप क्या करना चाहते हैं। कुछ गोल्स इनके हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कोई मोबाइल फोन खरीदना है या कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, वो एक गोल हो सकता है। कुछ गोल 2-3 साल 5 साल के बाद हो सकते हैं कि आपको फर्दर कुछ स्टडीज करना है, उसके लिए पैसे जमा करना है। कुछ फैमिली के गोल हो सकते हैं कि आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कितने समय के लिए आपको पैसा लगाना है, और ये आपको मदद करता है डिसाइड करने के लिए कि आप उस पर रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मैं अपने पैसे पे रिस्क लूं, यानी जिसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन, कि आपने कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है या किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप सही तरीके से जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं कर पाएंगे, और जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो गाजियाबाद के स्टूडेंट से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। खुशियों के हर रंग की रंगत है हम, कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आपके स्वाद से वाकिफ हैं हम। Here we go again. Another day shackled by wires. How long do we have to keep untangling for just a little taste of power? Who knew charging could be so draining? You can keep plugging away. Good night. Or you can change the way you charge. The Samsung Galaxy S6 Edge and S6 Edge Plus with built-in wireless charging capabilities. चलो घर को सजाएं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, अपने खास पलों में घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक। घर से दूर एक और घर जो आपके साथ चलता है, कभी 4 पहियों पर, कभी 2 पहियों पर। ट्रैफिक सिग्नल हो या हाईवे, या फिर शहर से दूर एक नया सफर। आप जिन बाइक्स और कार्स के साथ जिंदगी का इतना सारा वक्त बिताते हैं, कितना जानते हैं आप उन्हें। आइए हमारे साथ, करिए अपने बाइक्स और कार्स से बात। आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है क्विकर कार्स, क्योंकि कार्स मीन एवरीथिंग। प्रायोजक हैं विमल पान मसाला और हीरो फिनकॉर्प। आईटीएल शहरों के शहंशाह आ गया है एक रोचक पड़ाव पर, जहां 5 चुनिंदा शहरों के ट्रेडर्स में होगी कांटे की टक्कर, पर कोई एक मारेगा बाजी और बनेगा शहरों का शहंशाह। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू sks.indiantradingleague.com। सिर्फ CNBC आवाज पर। गोल सेटिंग पर ही आपसे एक और सवाल लूंगी। आपने थोड़ा समझाया कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स किस तरह के हो सकते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या हमें ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तब ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना है? ये जो 3 गोल हमने रखे हैं उनको अचीव कैसे करना है?
जी, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दुविधा हर उस इंसान को होती है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह के रिस्क होते हैं, हमें पहले वो समझना जरूरी है। एक रिस्क होता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा हम गंवाए ना, मतलब जिसको बोलते हैं रिस्क टू कैपिटल। दूसरा रिस्क जिस पे हमारा कभी ध्यान जाता नहीं, वो है रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई है, अगर महंगाई 7 या 8% से बढ़ रही है तो आपका जो पैसा है उस दर से ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ग्रॉस रिटर्न देखते हैं। हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, हमको 8% का रिटर्न मिला, हम देखते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले साल 10,800 रुपये हमको मिला, हमारा पैसा ग्रो हो रहा है। लेकिन सही मायने में अगर 8% इन्फ्लेशन है तो पैसा आपका ग्रो नहीं कर रहा है। दोनों रिस्क के ऊपर आपको ध्यान देना है। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जो गोल मान लीजिए 1 या 2 साल बाद पूरा करना है, मतलब आपको डेफिनेटली वो पैसे की जरूरत है, यानी आप उस पैसे के लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, 3 या 5 साल में, जैसे अगर मान लीजिए इनको कुछ फर्दर स्टडीज करनी है, वो जो कॉर्पस बनाना है, वहां पे थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का है, चाहे वो इनका अपना रिटायरमेंट का हो, हालांकि इस एज में बहुत कम लोग हैं जो रिटायरमेंट की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप थोड़ा सा पैसा उस स्टेज में लगाना शुरू कर दें वहां से, तो ये बहुत बड़ी रकम बन सकती है। उसके लिए 25 साल, 30 साल, 35 साल का समय है। वहां पे आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास को देखिए, वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। और ये प्रूवन फैक्ट है, हमने देखा है कि 10-15 साल के टाइम होराइजन पे इक्विटीज ने हमेशा इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है हम रिस्क के दोनों एस्पेक्ट को समझें, सिर्फ ये नहीं कि हमेशा अपने रिस्क टू कैपिटल उसको ध्यान के, क्योंकि 15 साल अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, मैंने नहीं देखा किसी इन्वेस्टर को जिसने पैसा गंवाया हो। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना है। तो क्योंकि इक्विटी का मुद्दा उठा है, आलोक आपसे समझना चाहूंगी, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, 2 क्लियर ऑप्शंस हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक काफी बड़ी स्टडी है, और उसके लिए इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, फाइनेंस का भी एक स्पेशलाइजेशन है। तो आपको या तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काफी स्टडी करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सामने एमबीए के स्टूडेंट्स बैठे हैं, और इसमें से कुछ लोग आगे चल के इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने का सोच सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और इसको कभी भी एमेच्योर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, आपको इसमें अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए, आपको इसमें बैलेंस शीट अंडरस्टैंड करने की समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो कभी न कभी किसी न किसी तरह से इक्विटी मार्केट्स पे असर जरूर डालता है। इवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कंट्री में जो होते हैं, जैसे इलेक्शंस हैं, किसकी सरकार बन रही है, ये हर चीज मार्केट पे असर डालता है। आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये भी मार्केट्स पे असर डालती हैं। आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट्स डाउन हो जाते हैं अगर कभी टेररिस्ट अटैक होता है। तो काफी वास्ट स्टडी है, और उसके लिए काफी स्पेशलाइज्ड एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा समय लगाकर और थोड़ी पढ़ाई करके आप उसको धीरे धीरे शुरुआत उसमें कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि उसमें आप ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आदमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो पार्ट टाइम स्टडी करके इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आप इतना पढ़ना और इतना समझना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटर है आपको एक्सपर्ट्स की राय माननी चाहिए। और जब भी आप एक्सपर्ट्स की राय के लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे आप किसी भी फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड है या जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और जनरली अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फंड मैनेजर का कैसा है, म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और उसके हिसाब से आप अच्छा फंड चुन सकते हैं। आप अपने गोल्स देखिए, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के हैं, जैसे बैलेंस फंड होता है। बैलेंस फंड में क्या होता है कि थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट वो मिला जुला करके करते हैं। तो इस तरह से कई तरह के फंड्स हैं। अपना गोल सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा, और उस गोल के हिसाब से आप सही फंड का चुनाव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई भी एम्पेरिकल स्टडी आज तक दुनिया में हुई है, 100 साल, 50 साल, 40 साल, किसी भी समय को आप देख लीजिए, अगर वो लॉन्ग टर्म का टाइम है तो इक्विटी ने हमेशा बाकी सारे एसेट क्लास को हमेशा आउट परफॉर्म किया है। और इक्विटी ही एक ऐसी चीज है, गोल्ड जो है वो कम मिला जुला करके इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न देता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन जनरली एक क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का पहला गोल होता है कि आपको इन्फ्लेशन
के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। और वो फंड मैनेजर के हिसाब से आप कीजिए, एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से कीजिए, अगर खुद उतना टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। हेमंत, एक बार वापस से, क्योंकि गोल की बात वापस हो रही है, तो क्या एक कोई जनरल रूल है गोल बनाते वक्त जो कि हमें फॉलो करना चाहिए? नहीं, आई थिंक जनरल रूल ये है कि आपको गोल्स बनाने चाहिए। गोल्स अपने बनाइए, क्योंकि ये हमारी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा, हो सकता है मुझे कुछ भी पैसा अगले 5-10 साल के लिए नहीं लगेगा, तो मेरे सारे गोल जो है लॉन्ग टर्म हो गए। किसी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि हमें काफी पैसा जो है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में लगेगा। तो क्लियरली जब हम गोल्स एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो हम क्या करें, हम अपने गोल्स को लिस्ट आउट करते हैं कि हमें ये 4 या 5 या 6 गोल्स हैं, उसके सामने एक अपना टाइम होराइजन रखते हैं हम कितने समय में उसका गोल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर गोल के लिए एक टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के गोल्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं या कुछ एसेट बनाने की बात करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कितना पैसा हमें लगेगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे 10 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो फिर मैं पैसा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके मैं उस पर बैकवर्ड वर्क करूंगा और डिसाइड करूंगा कितना पैसा मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है उसको अचीव करने के लिए। उससे मेरे पैसे को डायरेक्शन मिलती है। मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है और मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपीज है, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। आगे जाके जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं उसको बढ़ाऊंगा। मुझे एक पर्पज मिला है, एक डायरेक्शन मिली है। बिना इसके किए आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली आपको डिफाइन करना है कि आपका गोल कितना है, टाइम होराइजन कितना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे आएगी, जब आप देखते हैं कि मेरे 5 गोल्स हैं, गोल्स हैव टू बी रियलिस्टिक, अचीवेबल। गोल तो मेरे 10 हो सकते हैं, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं? मुझे सारे गोल्स के इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 50,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 या 15,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन से गोल मुझे अभी नहीं करने हैं, जो हम कभी नहीं करते हैं। क्योंकि तब हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। हो सकता है मैंने काफी ज्यादा पैसा ऐसे गोल पे खर्च कर दिया जो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो मेरे इंपॉर्टेंट गोल है वो रह गए क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा, गोल को लिस्ट कीजिए, डिसाइड कीजिए कितना पैसा करना है और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारी चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। अभी तक किसी के पास कोई सवाल है? सर, आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मार्केट है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या गवर्नमेंट नहीं आती है तो उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। सर, अभी जो चुनाव हुए थे जिसमें मोदी जी पीएम बने हैं, उसमें किसी को अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट मोदी जी की आ जाएगी, बीजेपी की आ जाएगी, एनडीए की। बट सर, काफी लोगों ने सोचा था कि किसी और की गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, सीधे मोदी जी की आ गई। उस पर मार्केट का सर क्या रिएक्शन रहा होगा? देखिए, पहले तो ये कहना कि किसी को अपेक्षा नहीं थी कि मोदी की सरकार बनेगी, ये उचित नहीं है। कुछ लोगों को अपेक्षा जरूर थी, क्योंकि मार्केट्स अगर आप देखेंगे, मोदी के आने से पहले ही मार्केट्स काफी रैली कर चुकी थी, तो एक्सपेक्टेशन तो था। कई सारे पोल्स हुए थे, अंदाजा लगाया गया था, उसमें था। हाँ, ये शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि मोदी को पूर्ण बहुमत आएगा। तो जो पूर्ण बहुमत आया उसमें सरप्राइज हुआ, और उस सरप्राइज के चलते मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मार्केट्स में अच्छी खासी रैली हुई। उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं थी उस सरकार से कि सरकार बहुत ही जल्दी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। मेरे ख्याल से वो चीज पूरा नहीं हुआ। उसके चलते मार्केट्स ने फिर वापस करेक्शन किया। और अगर आपको ध्यान है तो सेंसेक्स 30,000 के लेवल तक चला गया था, निफ्टी 9,100 200 के लेवल तक चला गया था। वो अभी करेक्ट करके अराउंड 7,800 7,900 निफ्टी है और सेंसेक्स 25,000 के आसपास है। तो मोदी के आते ही या आने के पहले मोदी से बहुत सारी आशाएं थी और बहुत ज्यादा आशाएं थी, और मोदी को जब पूर्ण बहुमत मिला तो लोगों को लगा कि अब हमारी समस्याओं का समाधान बस अब हो गया, 6 महीने में हो गया, 1 साल में हो गया। लेकिन यथार्थ में चीजों को बदलना, खासकर इस देश में, उतना आसान नहीं है। तो मोदी उस चुनौती से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और इसलिए मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा असर पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इस कंट्री में, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैसा काम करेगी वो अंदाजा लगा करके मार्केट उससे ऊपर या नीचे होता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
सवाल यहाँ पर अब जो करना चाहूंगी वो कि चलिए गोल्ड की बात हो गई, इक्विटी में कैसे निवेश करना है इसकी भी बात हो गई, लेकिन अक्सर हम अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम खुद निवेश करना चाहते हैं तो चैनल्स पे सुनते रहते हैं कि सेक्टर देखो, कंपनी देखो। कब ऐसा होता है कि हम सेक्टर्स पर ध्यान दें और कब ऐसा होता है कि कंपनी पर ध्यान दें? सेक्टर्स के ध्यान देकर के जब कहते हैं कि टॉप डाउन या फिर बॉटम्स अप जो अप्रोच है, उन दोनों को कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जब भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, स्पेशली जब भी कोई नई सरकार आती है तो जनरली वो बहुत सारी इंडस्ट्री जो पैथेटिक स्टेट में है वो उनको एड्रेस करने के लिए या उनके क्रोनिक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टेप्स लेती हैं। तो जब भी उस तरह का माहौल होता है तो उस समय आप टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जहां पे पैसा डालने से आपकी बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग में काफी प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 2 साल से। अभी सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है वो स्टेप्स एडिक्वेट हैं या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग में 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा था और गवर्नमेंट ने काफी कुछ अभी किया है पिछले 6 महीने में, तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि हमें बैंकिंग के शेयर्स में पैसा लगाना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग के क्षेत्र में लगाना है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैं शुगर का दे सकता हूं। शुगर इंडस्ट्री पिछले 5 साल से बहुत खराब हालत में है। कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आती हैं जिससे कि लगता है कि ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कई सालों से वो शायद ठीक हो जाएगा। या एकाएक मान लीजिए ब्राजील में शुगर केन की फसल खराब हो गई और आपको लगता है कि उसके चलते प्राइसेज बढ़ेंगे तो फिर शुगर इंडस्ट्री अच्छा करेगी। तो उस केस में आपने इंडस्ट्री पहले डिसाइड किया और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें लीडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो 2-3 जो लीडिंग कंपनीज हैं उनमें अक्रॉस द कंपनीज आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग टॉप डाउन कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपने कंट्री की हालत को देखा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखा, उसके बाद आपने इंडस्ट्रीज को डिसाइड किया और इंडस्ट्रीज को डिसाइड करने के बाद फिर आप नीचे आते हैं उसमें कौन सी कंपनी में पैसा डालना है। बॉटम्स अप हो गया कि आप इंडस्ट्री की परवाह नहीं करते, आप देश की परवाह नहीं करते, आप कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन को पहचानते हैं, आप उसको देखते हैं, उसको जानते हैं और आप उस पर बेट लगाते हैं कि ये बिजनेसमैन अच्छा है, ये प्रमोटर अच्छा है, इसकी कंपनी बहुत दूर तक जाएगी। तो उसके बाद आप उसकी कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी स्केलेबिलिटी देखते हैं और उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स आप देखते हैं और आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। खराब टाइम में थोड़ा कम अच्छा करेगी, अच्छे टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा करेगी कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम बॉटम्स अप बोलते हैं। उसमें कंपनी आप पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपनी क्या काम कर रही है, किस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का स्कोप, उसकी स्केलेबिलिटी, इन सारी चीजों को देख करके फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉटम्स अप हो गया। एमबीए स्टूडेंट जो फाइनेंस में एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं ये लोग बॉटम्स अप कर सकते हैं। बॉटम्स अप ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा रिस्की होता है। टॉप डाउन इवन कोई जर्नलिस्ट है जो कि जनरल इकोनॉमी समझता है, जनरल गवर्नमेंट की पॉलिसी समझता है, वो भी ट्राई कर सकता है। टॉप डाउन जो होता है वो कम रिस्की होता है क्योंकि एक तो इंडस्ट्री को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना किसी छोटी सी कंपनी को समझना। दूसरा इंडस्ट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। तो जो आदमी कम रिस्क लेना चाहता है वो टॉप डाउन कर सकता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, उस इंडस्ट्री में फिर जो उस इंडस्ट्री की जो लीडिंग कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनी होने का मतलब क्या हुआ कि दे हैव गॉट अ बिग ट्रैक रिकॉर्ड बिहाइंड देम। तो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, सो जजिंग देम दैट वो अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट वुड बी क्वाइट इजी। तो फिर आप उसमें पैसा लगाएं। तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और फाइनेंस की बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते वो टॉप डाउन सोच सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं वो बॉटम अप सोच सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं इस कैविट के साथ कहना चाहूंगा कि जब तक आप समय नहीं दो, टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, दोनों में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सोच समझ लगाने की जरूरत होती है। और जब तक अगर आप उतना टाइम नहीं दे पाए और आप उतने सीरियस नहीं हो, ऑलवेज गो थ्रू एक्सपर्ट्स एडवाइस, गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड और थ्रू अ फंड मैनेजर्स फंड। तो गाजियाबाद के स्टूडेंट से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के होते हैं, क्या उनमें भी टाइप्स हैं और क्या वो भी हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक जो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड हर एसेट क्लास पे, जो चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो और इवन कमोडिटीज में, जैसे अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है
उनमें आपको अलाउ करते हैं आप इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे देश में करीब 45 या 46 म्यूचुअल फंड्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं। हर एसेट क्लास में अलग तरह की स्कीम है। जैसे अगर हम इक्विटीज की बात करें तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप इक्विटी को समझना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड है, यानी वो फंड जो सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर प्योर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मतलब फंड्स हैं जो सिर्फ बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती हैं। मिड कैप है, मल्टी कैप है, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, बहुत तरह के फंड है। यानी आप किस भी तरह के इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए इन्वेस्टर हो इक्विटी में या आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के जो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो, स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, उसको भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए एज ए सेक्टर फार्मा सेक्टर को पसंद करते हैं, अब आप कितने स्टॉक्स फार्मा में लेंगे? आपने 1 या 2 स्टॉक्स ले लिए और यहां पे फार्मा फंड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी उस सेक्टर की ग्रोथ से फायदा हो तो कुछ पैसा जो एलोकेशन किया वो आप सेक्टर फंड में डाल सकते हैं। तो क्योंकि जनरली जब हम सेक्टर फंड की बात करते हैं तो हमें लगता है सेक्टर फंड बहुत रिस्की है, लेकिन सेक्टर फंड भी अगर आप अच्छे से चुने, 4 या 5 सेक्टर फंड को मिला के अपना पोर्टफोलियो बनाए तो वो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, कभी हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं। पैसा कहां पार्क करते हैं? हम सेविंग बैंक अकाउंट में करते हैं, वहां पे 4 या 4.5% आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप चाहते हो बिना रिस्क लिए, लिक्विडिटी पे रिस्क लिए, अगर आप थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इनकम फंड होते हैं। अगर आपको 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इनकम फंड है। उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो मीडियम टर्म डेट फंड है। यानी एक बार आपने डिसाइड किया कौन सी एसेट क्लास में आपका पैसा जाना है और समय आपको मालूम है, आपका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, जिस भी तरह का पोर्टफोलियो आप म्यूचुअल फंड से बनाना चाहें तो आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इतनी चॉइसेस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब ओपन एंडेड फंड्स हैं, यानी आप कभी भी चाहे अपना पैसा डाल सकते हैं, कभी भी चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न जो है वो काफी टैक्स एफिशिएंट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑप्शन। जैसे इक्विटीज में अगर आप डालें, चाहे स्टॉक मार्केट में डालें, चाहे म्यूचुअल फंड में डालें, 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं तो वो टैक्स फ्री है। यहां पे जो डिविडेंड आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। लेकिन फर्क इतना है कि आप जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, 1 साल में अगर आप बेचेंगे तो 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करता है, यानी उन्होंने कुछ खरीदा बेचा, क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। तो कहीं ना कहीं समझ के स्ट्रैटेजी बना के आप इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड से, जैसा आपने मुझे पूछा, हर तरह का गोल आप अपना अचीव कर सकते हैं। कोई सवाल है यहाँ इस वक्त किसी का? कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा सेक्टर हो कि जिसमें उस मतलब इलेक्शन के वजह से जाए इफेक्ट ना पड़े? सवाल ये है कि अगर इलेक्शन के वक्त किसी ने डिसाइड कर लिया इलेक्शन के पहले निवेश करने के लिए, तो क्या कौन से ऐसे इंडस्ट्री या फिर सेक्टर हो सकते हैं जहां पर इलेक्शन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक तो अगर आपको रिस्क कम लेना है तो इलेक्शन के जस्ट पहले इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आपने बिहार इलेक्शन देखा, दिल्ली इलेक्शन देखा, इवन लोकसभा का इलेक्शन देखा। इलेक्शन के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी इवेंट के पहले अगर आपको लगता है कि इस इवेंट के बाद या तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि इवेंट्स जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं, या तो बीजेपी जीतेगी या बीजेपी हारेगी। तो अगर इस तरह का रिजल्ट होगा तो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, और जो कि प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है और आपकी अपेक्षा के अगेंस्ट में जा सकता है। इसलिए पहली सलाह तो यह है कि अगर आप रिस्क एवर्स हो और रिस्क ज्यादा नहीं लेना, तो इस तरह के इवेंट्स के पहले आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको करना ही है तो कई सेक्टर ऐसे हैं जिन पे इलेक्शन के रिजल्ट से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो कंजम्पशन के सेक्टर्स हैं। जो कंजम्पशन का मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, आई होप कि आप लोगों को एफएमसीजी सेक्टर की समझ होगी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें क्या है, जैसे तेल, साबुन, क्रीम, कंघी, ये सब आप हमेशा खरीदते रहते हैं, चप्पल आप हमेशा खरीदते रहते हैं, उसका सरकार के आने जाने से कोई खास असर नहीं पड़ता। तो ऐसे शेयर्स में फार्मास्यूटिकल्स, एवरग्रीन इंडस्ट्री बोलते हैं, आपके बीमार होने का सरकार के आने जाने से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लोग बीमार पड़ते ही हैं और दवाओं का कंजम्पशन हमेशा होता ही है। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ सरकार पे बहुत कम डिपेंड करता है, ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी लाइक हिंदुस्तान लीवर हो गया, आईटीसी हो गया, फिर मैरिको हो गया, फिर आप फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, सन फार्मा हो गया, इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जनरली मुझे लगता है जो आम इन्वेस्टर्स हैं वो जो इवेंट बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो ना फॉलो करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होगा, बीच बीच में स्टेट के इलेक्शंस होंगे, हर साल में बजट आएगा, साल में 4 बार आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी।
तो अगर आप हमेशा इवेंट को देखते रहेंगे तो यकीन मानिए कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आई थिंक आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। ये इवेंट का फर्क होगा, इवेंट का डेफिनेटली असर होगा, लेकिन आपकी जो ओवरऑल एसेट एलोकेशन है या एसेट क्लास पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट जो है कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, कभी कभी शायद आपको थोड़ा नुकसान भी सहना पड़े, लेकिन सिर्फ इवेंट को देख के इन्वेस्टमेंट करना मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने कहा बहुत सारे इवेंट्स हैं, और ये सब डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल इवेंट्स तो बहुत सारे, तो कहीं आप इवेंट्स देखते रहेंगे तो फिर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इवेंट्स आते और जाते रहेंगे। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कैसा कर रही है, आपके इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम लोग पंटिंग बोलते हैं या स्पेकुलेशन बोलते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है कि इलेक्शन के पहले किया और इलेक्शन का रिजल्ट आया और बेच करके बाहर निकली, तो वो पंटिंग और स्पेकुलेशन है। तो उसमें पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो अंदाजा लगाने वाली बात है। और इस एज में मैं आप लोगों को स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट में एडवाइस करूंगा, स्पेकुलेशन अवॉइड कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारी चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस वक्त आपका कोई इमीडिएट गोल है जो आपको अचीव करना है? एजुकेशन लोन लिया है, वापस करना है? आई एम सौम्या कश्यप फ्रॉम MBA. Yes, I have taken education loan. Okay, so I have to after 2 years I have to pay that return. ओके, तो ये एक इमीडिएट गोल है इनके सामने। आप दोनों से ये सवाल करूंगी। पहले आलोक आपसे सवाल करती हूँ कि क्योंकि 2 साल का ही वक्त है, नौकरी शुरू करने के बाद क्या करना चाहिए इनको कि ये इस गोल को अचीव कर पाएं? देखिए, अभी हमने कंपाउंडिंग के इफेक्ट की बात की। कंपाउंडिंग बहुत ही वंडरफुल चीज है। अगर ये आपके फेवर में है तो ये आपका फ्रेंड है, और अगर ये आपके अगेंस्ट में है तो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप लोन लेते हो तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करता है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करता है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि जब आप कमाना शुरू कीजिए तो ये जो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसका मुकाबला कीजिए और इसको खत्म कीजिए। तो उसके लिए लोन आपको जल्दी से जल्दी पे बैक करना चाहिए, और फिर आपको सेविंग्स की सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट में अगर आप डालते हैं पैसा, कम रिस्क का डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं, तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा एजुकेशन लोन पे आप हमेशा उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 8% पे आप पैसा बैंक में डालो और 12% आप एजुकेशन लोन पे कर रहे हो उस समय। तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एजुकेशन लोन को पे बैक कीजिए। सर, स्टार्टिंग में तो जॉब जो है वो लगेगी, बट सैलरी उतनी मिनिमम ही रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी। देखिए, लाइफ में क्या है कि किसी को जिसको भी आगे बढ़ना है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे सर, एंटरप्रेन्योर्स का बेसिक क्वालिटी क्या होता है कि दे डिले ग्रेटिफिकेशन। जो जिंदगी की जो खुशियां हैं आम आदमी जो खोजता है वो उसको डिले करते हैं। सो एक त्याग की भावना होती है उनको कि आज हम ये मौज मस्ती नहीं करके हम 5 साल बाद करेंगे, आज हम सेविंग करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरतें तो हम सबकी हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है। एक और चीज, जैसे कि हम लोग कमाने लगते हैं तो पैसे को कहां पे खर्च करते हैं। जैसे आपने कार में लगाया, आपको समझना जरूरी है एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एप्रिसिएटिंग एसेट्स एंड डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। कार जो आप 5 लाख की खरीदती हैं, 5 साल के बाद उसका वैल्यू 1 लाख या 50,000 रुपए रह जाता है, और वही 5 लाख अगर आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद शायद 8 लाख या 9 लाख रुपए होगा। तो चॉइस इज योर्स। पैसा तो सबके पास लिमिटेड है, लेकिन स्पेशली यंग एज में अगर आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया अपने फ्यूचर के लिए, देन इट विल बी बेटर। और हम सबको ये चॉइसेस बनाना पड़ता है, और उसमें हमारा फ्यूचर का लाइफ उससे निर्धारित होता है। हेमंत, क्योंकि कंपाउंडिंग की बात हो रही है और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया है कि एजुकेशन लोन वापस करना है इनको, तो कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा और आप इलैबोरेट करिए। ज्यादातर यंगस्टर्स, और वो हमने भी गलती की है, जब हम नौकरी में आए सोचा सेविंग वेविंग छोड़ो बाद में करेंगे, पहले अभी तो हाथ में पैसे आए हैं, वो भी थोड़े से ही आए हैं, थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। तो कंपाउंडिंग का जो एक फैक्टर है वो कितना जरूरी, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, और सेविंग जल्द से जल्द शुरू करने का क्या फायदा है, ये आपसे समझना चाहिए। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इन्होंने जो बताया
कि एजुकेशन लोन का पर्पस यही है कि आप एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपकी जब जॉब में लगेगी तो उसके बाद आप उसको रीपे करना शुरू कीजिए, तो आपको समय मिलता है। और जैसा आपने कहा कि आपकी इनकम उस समय कम होगी, तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप पहले 6 महीने में आप पूरा लोन उतार दीजिए। पर्पस ये है कि आपके पास एक लाइबिलिटी है, जैसे हमने पहले बात की थी, गोल है। गोल क्या है? आपको एजुकेशन लोन रीपे करना है, यानी जो भी आपको इनकम मिलेगी कहीं ना कहीं आपको उस चीज का ध्यान रखना है। जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आलोक ने कहा, वो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा पीछे धकेल सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से इस लोन को रीपे करें। जहां तक कंपाउंडिंग का सवाल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग का मतलब है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो रिटर्न कमाया, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगले साल में आपको 10% का रिटर्न मिला तो 11,000 हो गए। सेकेंड ईयर में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 11,000 रुपये मिलेगा। तो कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग करने के लिए फिर से मैं जाऊंगा, जैसे हमने पहले गोल्स की बात की थी, टाइम होराइजन होना बहुत ही क्लियर है। क्योंकि अगर मैंने बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट किया तो किसी भी तरीके से मुझे कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे 6 महीने रखना है या 6 साल रखना है या 30 साल रखना है। तो अगर मैं सही तरीके से इन्वेस्ट करूं, मेरा गोल्स क्लियर हो, मेरा टाइम होराइजन क्लियर हो, और मैं पैसे को अगर इन्वेस्ट करने रखूं, तभी मुझे फायदा होगा। होता क्या है, जब भी हमें जरूरत पड़ी, थोड़ा पैसा हमने वहां से निकाल लिया, थोड़ा पैसा किसी और कारण से निकाल लिया, तो मैं कहूंगा कंपाउंडिंग से पहले भी हर इन्वेस्टर को एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है? कुछ भी कोई अगर पैसा जरूरत पड़ी, जो आपके जनरली 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। सबसे पहला काम आप कीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। उसका फायदा ये है कि आपने गोल्स बना लिए, आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, लेकिन सडनली आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कहेंगे चलिए इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाल लेते हैं। तो जो जितना भी समय आपने लगाया प्लानिंग पे, वो सब बेकार गया। इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद क्या होगा, ये एंटायर प्रोसेस को आप अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करने देना चाहेंगे, और तभी जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे 2 ऑप्शन रहती हैं, एक डिविडेंड पे आउट, एक ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड पे आउट, जैसा कि नाम से पता चलता है, हर साल हर महीने डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फंड आप इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा आपको मिलेगा। वहां पे आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग का आपको फायदा हो, तो सही स्कीम के साथ साथ सही ऑप्शन भी चुनिए। कि आपने इक्विटी एज एन एसेट क्लास तो चुन लिया, लेकिन सामने डिविडेंड पे आउट ले लिया, तो हर साल आपको 7 या 8% जो डिविडेंड मिला, वो कहीं ना कहीं आपने खर्चा कर दिया। तो 20 साल रखने के बाद भी जो फायदा आपको होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सही स्कीम चुने, सही एसेट क्लास चुने, और सही ऑप्शन चुने। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो टाइम, जो आपका होराइजन है, उसकी कमिटमेंट को ऑनर कीजिए, तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर कोई 25 साल की उम्र में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू करे हर महीने, और रिटायरमेंट तक 35 साल तक इन्वेस्ट करे, 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूं, जो डेफिनेटली पॉसिबल है इक्विटी से, आपके पास 2 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो ये सिर्फ इसीलिए हो सका है क्योंकि आपने ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जहां पे रिटर्न अच्छे मिले, जहां पे रिटर्न टैक्स एफिशिएंट है, जहां आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, और जो कंपाउंडिंग का जो फायदा है, वो तीनों मिलके तभी आपको मिलेगा जब आप एक सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो गाजियाबाद के स्टूडेंट से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। रियल एस्टेट भी हम सबका एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट तरीका है, लेकिन क्या रियल एस्टेट ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें एक बड़ा सम चाहिए निवेश करने के लिए इनिशियली ही, क्या कोई एक पर्टिकुलर एज है जिसके बाद हमें सोचना चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि रियल एस्टेट एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हमें वो घर खरीदना है, वो अपने रहने के लिए खरीदना है या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम रहने के लिए घर चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलती है। आप एक ऐसी एसेट क्लास क्रिएट कर रहे हो जो एप्रिशिएट होती है, जो डिप्रिशिएट नहीं होती। इसको आप सामने देखिए, मान लीजिए आप अगर हाउसिंग लोन भी लेते हैं तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो एप्रिशिएट होती है। अगर आप इसके सामने कार लोन लेते हैं, कार लोन एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, 5 या 6 या 7 साल के बाद वो गाड़ी रहेगी नहीं। तो पहली बात तो ये कि हाउसिंग में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पज से खरीद रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगा, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको घर चाहिए फैमिली के लिए, तो जितना जल्दी आप हाउसिंग लोन लेंगे उतना अच्छा है। उसके फायदे ये हैं,
एक तो रीपे करने के लिए लंबा समय आपको मिलता है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा मैं कि बाकी गोल्स को टोटली इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो 2-3 साल के बाद कंप्लीट करनी है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जितना जल्दी लेंगे उतना फायदा है, कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स, वो भी आपको मिलते हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट है, जो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए तक का उसके ऊपर भी आपको नहीं देना है, और अगर आप जॉइंट अगर लेते हैं लोन तो दोनों को 2-2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है अगर वो एक है तो डेफिनेटली आपको उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ध्यान रखिए कि रियल एस्टेट में जैसा आपने कहा बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी नहीं। अगर आपको, हमने डिफरेंट गोल्स की बात की थी, 3 या 5 साल या 10 साल के बाद पैसा चाहिए तो आपको रियल एस्टेट को बेचना पड़ेगा, और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कई बार नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको जो भाव मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव है रहने के लिए तो डेफिनेटली वो एक पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी फादर को अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करनी है, मान लीजिए जैसे सहारा भी कंपनी हुई थी उसने लोगों को बेसहारा कर दिया है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए फादर को पता नहीं है, वो विलेज के बंदा है, तो वो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करा सहारा जैसी कंपनी में, आज की डेट में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करा, लेकिन मान लीजिए आने वाले 10-15 साल के लिए किया, बीच में ही सहारा जैसी कंपनी ने उनको धोखा दे दिया, तो हम प्राइवेट कंपनी पे फादर किस बेसिस पे ट्रस्ट करे और उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकती है? देखिए, आपका सवाल काफी अच्छा है। पहले तो हमको ये समझना है कि हर इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसमें रिस्क होते हैं। जब आप प्राइवेट कंपनीज या किसी एफडीज या किसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं तो हर इन इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग होती है, वो आपको बताती है कि रेटिंग का मतलब है कि इस कंपनी की जो कैपेबिलिटी है वो रीपे करने की है या इंटरेस्ट रीपे करने की है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते नहीं तो सबसे अच्छी बात है आपको वहां से दूर रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसके बारे में हमको मालूम नहीं। आज हम बोल रहे हैं कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं था, वो क्या कर रहे हैं। हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी व्हीकल है जो कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। उसका कारण है कि म्यूचुअल फंड जो है वो आप सबके, मान लीजिए आप 10 लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड के पास जो हमारा पैसा जाता है वो हमारे पैसे के सिर्फ ट्रस्टी हैं, हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो पैसा लेके भाग नहीं सकते, पैसा लेके कहीं जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखना पड़ेगा जहां पे आपका पैसा सेफ है। रिस्क जरूर है वहां पे। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिर गया, वो हो सकता है 10 का 8 बन सकता है, लेकिन 8 रुपए लेके कोई जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या होता है, हमें कहीं अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हम खाली रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क ज्यादा लोगे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर खुद को नहीं समझ है, जैसा आपने कहा कि शायद उनको नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जब हम और कुछ चीज करते हैं लाइफ के अंदर, आप अगर मान लीजिए टीवी खरीदना चाहते हैं, आप सीधा दुकान में नहीं जाते टीवी खरीदने के लिए, आप दोस्तों से पूछते हैं, पड़ोसी के घर में जाते हैं, देखते हैं कि टीवी कैसा है, फिर 10 डीलर्स के पास जाएंगे, बेस्ट प्राइस लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं करते? इन्वेस्टमेंट में अगर किसी ने हमको बोला कि यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा, तो हम बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो थोड़ा सा वो जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने पैसे जोड़ जाड़ के 12,000 रुपए का सैमसंग का फोन खरीदा सर, अभी उसको 2.5 महीने हुए, फोन की कीमत 8,000 रुपए हो गई है, और सर उसी जगह पर सैमसंग ने दूसरा फोन लॉन्च कर दिया है। सर इतना डेवलपमेंट, इतना लॉस कैसे हो रहा है कंपनी को कि मतलब 12,000 की चीज तुरंत 2.5 महीने बाद 8,000 की हो जाती है? लॉस नहीं, प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है। जो आईटी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर अगर खरीदो तो वो अगले 1 साल में सरकार आपको ये ऑप्शन देती है कि आपको उसको डेप्रिसिएट करके 0 दिखाओ। डेप्रिसिएशन पढ़ा है अगर फाइनेंस पढ़ा होगा तो 1 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये तो सेलफोन है। बट मैम 2.5 महीने के अंदर ही। थैंक यू मैम। कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज वक्त निकालने के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।